नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल। इस क्वेश्चन में आपसे पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल के बारे में बताया जा रहा है और आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है नीचे कि आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्पीसीज इज फाउंड टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी पीकॉक सॉफ्ट सील्ड की अगर हम बात करें तो यह हमारी कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्पीसीज इज फाउंड इन द रिवर, लेक एंड पॉन्ड विद मड और सैंड बॉटम। यानी कि ऐसा रिवर या पॉन्ड या फिर आप कह सकते हो लेक जिसके बॉटम में सैंड हो या फिर मड हो, ऐसे एरिया में ये स्पीसीज पाई जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टर्टल स्पीसीज इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटन्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उस रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इस स्पीसीज को, यानी कि पीकॉक सील्ड सॉफ्ट सील्ड टर्टल की अगर हम बात करें तो इसे थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल में पिक्चर है उस टर्टल का जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पीकॉक के सॉफ्ट सील्ड टाइप का एक तरह से दिखने वाला एक तरह से टर्टल आप बोल सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आसाम जो कि है नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है सिलचर। तो सिलचर में इस टाइप का एक पीकॉक सॉफ्ट सील्ड टर्टल को रेस्क्यू किया गया, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ऐसा कंफर्म किया गया है कि ये स्पीसीज इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो एरिया है यहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाती है। और मेनली जो ये स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि अगर मैं नेचर की बात करूं कि किस नेचर या किस कंडीशन में ये स्पीसीज पाई जाती है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है किसी भी रिवर में पाई जा सकती है, लेक में या पोंड में मिल सकता है। बस कंडीशन क्या है, उसके नीचे सैंड बॉटम होना चाहिए या फिर मड होना चाहिए। तो ऐसे एरिया में ये पाया जाता है। और ये जो स्पीसीज है इसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे लिस्ट किया गया है, जो कि CITES की जो अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आता है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट जिसमें आपसे बोला गया कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर एक्चुअल में आ रहा है, नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। With reference to महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिसे हम मनरेगा या नरेगा स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है मनरेगा के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर द फुल कॉस्ट ऑफ द अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी लेबर होते हैं और उसके लिए जो कोई भी काम दिया जाता है और उनके बदले में जो उन्हें मजदूरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलता है, उसका जो पूरा कॉस्ट जो बियर करती है वो आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूरा कॉस्ट बियर करती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दैट इट प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पीपल इन द रूरल एरिया बाय द गारंटिंग 100 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारी कंट्री में अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, यानी कि आप ये कह सकते हो इस साल की अगर बात करें तो अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ था और जो कि मार्च 21 तक चलेगा। इस बीच में उनको 100 डेज का काम दिया जाता है और उसके बदले में जो भी वेजेस जो भी होता है उनको ये पेड किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। एक तरह से ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो मनरेगा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस मनरेगा की अगर हम बात करें तो इसे जैसे बोला जाता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ये एक स्कीम एक एक्ट हमारे कंट्री में 2005 में पास किया गया था, सितंबर 2005 में। बाद में इसे फरवरी 2006 से इसे हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया। पहले इसका नाम हुआ करता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बोला जाता था, लेकिन अब इसके साथ महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो यानी कि अब ये नरेगा बन चुका है। इस स्कीम के अंदर जैसे आपसे बोला गया कि 100 डेज का काम दिया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। 100 डेज का रूरल
एरिया में ये काम दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो अनस्किल्ड लेबर को ये काम दिया जाता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जितने भी अनस्किल्ड लेबर होता है उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पूरा बियर करती है, यानी कि उसे पूरा पेड जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें, यानी कि जो भी मटेरियल वगैरह इस काम में लगता है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि 75% जो कॉस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, बाकी जो रेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। यानी कि मटेरियल की बात करेंगे 25 और 75 का रेशियो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75 और स्टेट गवर्नमेंट का 25% शेयर आप कह सकते हैं, इतना होता है जो मटेरियल वगैरह लगता है। बाकी वेजेस वगैरह के बारे में तो 100% जो वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इसमें ये जो एक तरह से आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में राइट टू वर्क को एक तरह से कंसीडर करने के लिए, उसको एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह की स्कीम हमारी कंट्री में लाई गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसे कंडक्ट या फिर इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि इन्फ्लुएंजा के बारे में बोला जा रहा है, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा के बारे में। और नेक्स्ट आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सुपर इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन अकर आफ्टर और ऑन द टॉप ऑफ द अर्लियर इन्फेक्शन। यानी कि सुपर इन्फेक्शन की बात करें तो जितने भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है उसे सुपर इन्फेक्शन बोला जाता है। तो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट टर्म आपके इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया गया, सेकंड आपसे सुपर इन्फेक्शन के बारे में बताया गया। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आप कह सकते हो वायरल इन्फेक्शन है, जबकि आपके लिए स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होने की सिंपल वजह ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे नाक, कान और मुंह, गले, इन सब इस एरिया को ये इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार वगैरह पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया रहा है कि सुपर इन्फेक्शन की बात करें तो जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होता है सबसे पहले अक्कर होता है, सबसे पहले ऑन टॉप, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं सबसे पहला जो इन्फेक्शन आप कह सकते हो उसे हम सुपर इन्फेक्शन बोल सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, इस तरह का वायरस जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है, वो जैसा आपने सुना होगा निमोनिया से किसी की डेथ होगी, तो सबसे ज्यादा जो डेथ इस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिस बीमारी में होता है, इस बीमारी का नाम याद रख सकते हैं आप, निमोनिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। Which of the following initiative are launched to tackle the HIV/AIDS? अभी रिसेंटली वर्ल्ड एड्स डे था, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को आगे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके ये बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैं बाद में आपको बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो पॉज करके फटाफट बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि HIV/AIDS को टैकल करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट आपसे जो बताया जा रहा है प्रोजेक्ट सनराइज, जो कि एड्स को टैकल करने के से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट एक कह सकते हो, और सेकंड आपसे बोला जा रहा है द रेड रिबन जो कैंपेन है, ये इनिशिएटिव है HIV/AIDS को टैकल करने के लिए। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि 90 या 90 टारगेट, एक तरह से टारगेट रखा गया है जिसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है थर्ड में। तो ये भी एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं HIV/AIDS से रिलेटेड है। तो आपको करेक्ट इनिशिएटिव कौन सा है HIV/AIDS से रिलेटेड, ये आपको चूज करना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएटिव है वो HIV/AIDS से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन सी की, इसमें आपसे फर्स्ट एंड थर्ड जो इनिशिएटिव दे रखे हैं ये इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें फोर्थ या लास्ट ऑप्शन की, इसमें जो आपको बोले जा रहे हैं चारों के चार, ये तीनों के तीनों जो आपको इनिशिएटिव दे रखे हैं ये सबके सब HIV/AIDS से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी पूछा आपसे कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो बताइए कमेंट करके कि आपने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया।
अच्छा ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड हेल्थ एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों जो आपको जो इनिशिएटिव दे रखे, तीनों ही एड्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री के द्वारा ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ एक 90 टारगेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तरह से इस तरह होता है कि जितने भी लोग रहते हैं उनको 90% लोगों को अवेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। फिर 90 लोग जो अवेयर है तो उसमें से अगर किसी को बीमारी है तो उसे 90% डायग्नोस करने के लिए भी रखा जाता है। उसके बाद जो 90% डायग्नोस के बाद 90% ऐसे हो जिनको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उनमें से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, 90% लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, ये एक टारगेट रखा गया है। और ये टारगेट 2020 के लिए टारगेट है, जिस वजह से ये आप कह सकते हो ये एक तरह से एड्स को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव है। इस साल का अगर हम थीम की बात करेंगे, इस साल वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है वो थीम ये है ग्लोबल सॉलिडारिटी, यानी कि जितने भी HIV एड्स से रिलेटेड लोग हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब छिप करके साइलेंटली इसका काम करते हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये टॉपिक रखा गया है। ये एक तरह से थीम इस साल का रखा गया है। बाकी जो प्रोजेक्ट सनराइज की बात करें तो प्रोजेक्ट सनराइज हमारी कंट्री में जो भी HIV एड्स से जो पीड़ित हैं उनको एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनके लिए जो भी इलाज किया जा सकता है उससे रिलेटेड है। मेनली ये जो इम्प्लीमेंट किया गया नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। आप लोग जानते हैं मणिपुर में सबसे ज़्यादा केसेस वगैरह आते हैं। और बाकी अगर हम बात करें थर्ड, जिसमें आपसे बोला गया कि रेड रिबन, एक तरह से ये इनिशिएटिव या कैंपेन की तरह आप बोल सकते हैं कि जितने भी लोग HIV एड्स हैं उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, उनको एक तरह से अवेयर करने के लिए कि इस तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है और मतलब इलाज हो सकता है। एक तरह से अपना लाइफ स्टैंडर्ड को अगर अच्छा रखें तो भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। और वो मान लीजिए कोई 5 साल में मरने वाला है तो उसकी अगर वो हेल्थ अगर अच्छी कर सकता है तो वो अपनी जो एज है वो 10 ईयर तक भी इनसे इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह के एक इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पे एक सिंबॉलिक है लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD के बारे में अगर हम बात करें, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद ए लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट। यानी कि अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि PWD के अंदर कौन से लोग आते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया कि लंबे समय तक के लिए कोई भी अगर मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पेंसरी कोई भी इस तरह की अगर डिसेबिलिटी रहती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पर इनसे रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें आपसे बोला जा रहा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इन्वेस्ट फॉर द अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू हेल्प PWD कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन रखा गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए गए हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो PWD के को ध्यान में रखते हुए, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपको डेफिनेशन दी गई थी कि भाई 2016 में एक हमारी कंट्री में एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम रखा गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस एक्ट के तहत इनकी डेफिनेशन दी गई थी और जो डेफिनेशन आपको स्टेटमेंट 1 में दे रखा है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल या सेंसिटिव इंपेयरमेंट किसी का होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे फिजिकल हैंडीकैप या फिर आप कह सकते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी का नाम दिया जाता है। ये एक तरह से डेफिनेशन है, लेकिन आजकल इसे दिव्यांग बोला जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, जिसमें आपसे बोला गया इंटरनेशनल लेवल पे एक डे सेलिब्रेट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेलिब्रेट किया जाता है, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है और ये 1992 में इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे रेजोल्यूशन के तहत इसे पास किया गया और 1992 के बाद से इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया। जो रेजोल्यूशन साइन किया गया था
वो 47:3 के रेशो में ये पास हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक लॉन्च किया गया, जिसके अंदर नेशनल वाइड जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें नॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ ही अटैच होकर, जैसे हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं इस तरह ये लोग भी अपनी लाइफ स्पेंड करें, उसके लिए इन्हें प्रमोट किया जाता है, इनको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से अब ये एक तरह से लॉन्च या कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहेगा, आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये जो डे सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका 2020 का थीम क्या है ये आपको बताना है। साथ के साथ आपको इसके अलावा 2019 का भी थीम आप बता देना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।